लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म जीवों की दुनिया। और ये आज का जो क्लास है वो क्लास नंबर 3 है, यानी इससे पहले क्लास 2 हो चुकी है। तो क्लास 3 में हम बात करेंगे जीवाणुओं के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं, यानी जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं जीवाणुओं के वो कौन कौन से होते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको पहले ज़रूर देखिएगा, उसके बाद में इसको देखिएगा। देखिए, आपके गाइड के अंदर जो भी सिलेबस दिया गया है वो शॉर्ट में है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराएं ताकि आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प हो सके। ठीक है, अगर आप इन वीडियोस को पूरा देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से जीवाणुओं के लक्षण होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जीवाणु क्या होता है, बैक्टीरिया होता क्या है। ठीक है, और क्योंकि पीछे जो 2 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं उसमें हमने विशेष रूप से बात की थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी सूक्ष्म जीवों के बारे में, और हमने उसमें से शुरुआत की थी बैक्टीरिया जीवाणु के बारे में। और हमने जाना था किस तरीके से एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपने माइक्रोस्कोप की मदद से जीवाणुओं को खोजा था और उनकी खोज से सूक्ष्म जीवों की दुनिया का पता चला। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जीवाणु क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जीवाणु हमारे चारों तरफ वातावरण में जहां पे हम रहते हैं ढेर सारे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो जीवित होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सी कोशिका उनमें होती है, वो कौन से कोशिकीय स्तर को दर्शाते हैं, तो जीवाणु जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका स्तर को दर्शाते हैं। ठीक है, और इस पे लुईस पास्चर ने किस तरीके से अपना जो थ्योरी है वो दी थी, तो वो सारी बातें हमने पीछे 2 वीडियोस में की हैं। उन 2 वीडियोस की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी ताकि वहां से जाके आप उसको देख पाएं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जीवाणुओं के लक्षण कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे जो फर्स्ट लक्षण इसका है वो क्या है? यह एक कोशिकीय और अत्यंत सरल होते हैं। यानी एक कोशिकीय मतलब क्या होता है? एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिकीय ही होते हैं। कभी भी बैक्टीरिया बहुकोशिकीय नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी जंतु, जो भी एनिमल या कोई भी चीज अगर बहुकोशिकीय होगी तो वो हमको आंखों से दिखाई देगी, क्योंकि अगर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर वो बना होगा तो उसकी बॉडी का एक रूपरेखा होगी, स्ट्रक्चर होगा, वो हमको दिखाई देगा। अगर वो एक कोशिकीय है तो हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और क्योंकि एक कोशिकीय होते हैं तो उनकी जो कोशिका होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, इनका अभाव भी हो सकता है। यानी जो कोशिकांग होंगे, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया की कोशिका है, तो बैक्टीरिया की सेल के अंदर ढेर सारे कोशिकांग होने चाहिए, लेकिन होते नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अब मान लीजिए यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि ये एक एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, इस कोशिका के अंदर बीच में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र होते हैं, यहीं पे न्यूक्लियोलस होता है, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्जी बॉडीज होते हैं जिसको गोल्जी अपैरेटस कहते हैं, और राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो ये सारे इसके अंदर पार्ट पाए जाते हैं, लेकिन ये सारे पार्ट इस बैक्टीरिया की कोशिका में नहीं होते हैं। किसी किसी में कुछ पार्ट हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनकी कोशिका में इन सभी भागों का अभाव रहता है। यानी इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि इस कोशिका में, बैक्टीरिया में, जीवाणु में केंद्रक नहीं होता है, असत्य केंद्रक होता है, वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। और अगर केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रक के ऊपर की क्या झिल्ली होगी? वो झिल्ली भी नहीं होती है। तो इसके अंदर डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यहाँ पे द्रव भरा हुआ है इसके अंदर, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर वो पाया जाता है।
तो बहुत ही सरल कोशिका, अगर हमको इस कोशिका का अध्ययन करना है, अगर हमें या वैज्ञानिक इस कोशिका को स्टडी करते हैं तो बहुत ही आसानी से वो इसको स्टडी कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ डिटेल में चीजें नहीं उपस्थित है। लेकिन वहीं पे जब वो स्टडी करते हैं एनिमल सेल की या प्लांट सेल की, यानी यूकैरियोटिक कोशिका की, ये कैसी कोशिका है, ये है यूकैरियोटिक कोशिका, तो जब वो इसकी स्टडी करते हैं तब उनको ढेर सारे स्ट्रक्चर उसके अंदर मिलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सेल है, जटिल कोशिका है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि या एक कोशिकीय होते हैं, दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म होते हैं और अत्यंत सरल होते हैं, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल होते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, यह कहाँ कहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं, जल में हो सकते हैं, थल में यानी जमीन में जहां पे हम लोग रहते हैं वहां पर भी हो सकते हैं, वायु में, एयर में हो सकते हैं, आदि सभी स्थानों पर मिलते हैं। तो बैक्टीरिया कहीं भी हो सकता है, जल में हो सकता है, वायु में हो सकता है और थल में भी हो सकता है। उसके बाद में आगे इसके आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि कौन कौन से रोग बैक्टीरिया उत्पन्न करता है और कौन कौन से रोग ऐसे होते हैं जो वायु द्वारा होते हैं, मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो वायु में उपस्थित होते हैं, अगर वो किसी के अंदर चले जाएं तो उसको डिजीज यानी रोग उत्पन्न कर सकते हैं उस व्यक्ति के अंदर। तो उसको हम स्टडी करेंगे, समझेंगे। दूसरी बात यह है, तीसरी बात इसमें यह है कि यह मृत पोषी या फिर मृतोपजीवी होते हैं, या इसको हम परजीवी कहते हैं। देखिए, मृतोपजीवी का मतलब होता है ये सैप्रोफाइट होते हैं। क्या होते हैं? सैप्रोफाइट। ये सैप्रोफाइट होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी सड़ी गली चीज होती है उससे ये जीवन प्राप्त करते हैं, वहां पे ये ग्रोथ करते हैं, वहां पे ये पाए जाते हैं। दूसरा है परजीवी होते हैं, यानी अगर बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर है तो वो एक तरीके से परजीवी होगा, क्योंकि अपनी तो वो ग्रोथ करेगा, अपनी वृद्धि करेगा, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर होगा, जिस पादप के अंदर होगा, उसको हानि पहुंचाएगा। इसीलिए ये परजीवी होते हैं। और खासकर परजीवी के केस में जब हम बात करते हैं परजीविता की, पैरासिटिज्म की, परजीविता की, तो उसमें क्या होता है कि एक प्राणी को जो परजीवी है उसको तो लाभ होता है, लेकिन जिसके अंदर वो रहता है, मेजबान के अंदर, उसको हानि होती है। उसके बाद में अधिकांश जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कुछ जिसके अंदर क्लोरोफिल हो सकता है। अच्छा, ये क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ऐसा वर्णक होता है, एक ऐसा लवक होता है जो हरी पत्तियों में पाया जाता है, जिससे प्रकाश के द्वारा, जो सूर्य के द्वारा जो लाइट आती है, उस प्रकाश से ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब होता है और पौधे अपना भोजन पकाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिस जीवाणु में क्लोरोफिल होगा वो अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में पकाएगा और बदले में हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही कम कर पाते हैं। तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया होता है जो क्लोरोफिल को रखता है और अपना भोजन स्वयं पकाता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है वो। उसका नाम क्या, आप लोग कमेंट में करिए। पिछली क्लास में हमने सब ये बातें की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है, जो अपना भोजन स्वयं पकाता है। ठीक है। उसके बाद में अगला इसका पॉइंट है कि इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो इसके अंदर सही में सत्य केंद्रक नहीं होता है, वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, और इसीलिए इनकी जो केंद्रक कला होती है वो भी नहीं होती है। क्योंकि अगर केंद्रक ही नहीं होगा तो केंद्रक के ऊपर की मेम्ब्रेन होगी क्या, कला होगी? वो भी नहीं होती है। उसके साथ साथ में इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है, क्योंकि अगर केंद्रक नहीं होगा और केंद्रक कला भी नहीं होगी तो उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। उसके बाद बात आती है डीएनए और आरएनए की। आप लोग कमेंट करके बताइए डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। एक या दो पॉइंट आप लोग जरूर लिखें, मैं चेक करूंगा कि डीएनए में और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है। और आप लोग कमेंट करिए डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। कमेंट में पार्टिसिपेट करते रहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए, इसके अंदर जो डीएनए होता है तथा आरएनए होता है वो पाया जाता है, आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है। भले ये अत्यंत सरल होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। लेकिन वो देखिए, डीएनए हमारे सेल के अंदर, हमारी कोशिका के अंदर या पौधों की कोशिका के अंदर डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर होता है। लेकिन इसमें केंद्रक जब होगा नहीं या असत्य केंद्रक होगा, तब इसमें जो डीएनए होता है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है। और इस प्रकार के केंद्रक को, जिसमें डीएनए नहीं होता है, अभाव रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। उसके बाद हम बात करते हैं डीएनए में। अच्छा, इसमें जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। आप ध्यान रखेंगे, इस वाले डीएनए में, यानी जीवाणु में जो डीएनए पाया जाता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। लेकिन जो हमारे अंदर डीएनए होता है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से कहां पे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, तो आप लोग जरूर समझेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन्स कहां पे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये है केंद्रक, ये केंद्रक है, ठीक है। और इस केंद्रक के अंदर ये है गुणसूत्र, ये गुणसूत्र होता है। इस गुणसूत्र के अंदर अगर इसको बाहर में निकाल लूं यहां पे इस तरीके से, तो इसके अंदर धागे की तरह एक संरचना होती है, उसी में प्रोटीन होती है, जो डीएनए फॉर्म होता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से डीएनए जो है वो फॉर्म होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन होती है, इसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, जो यूकैरियोटिक, किसके अंदर? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करेंगे, खासकर जीवाणु की, तो उसके अंदर ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। उसके बाद में इनमें एक गुणसूत्र, वलय, वलय का मतलब रिंग होता है, इनमें एक गुणसूत्र की जो वलय होती है, रिंग होती है, वो उस रूप में होता है। मतलब क्या है कि इसमें जो गुणसूत्र, जो क्रोमोसोम होता है, वो एक वलय के रूप में होता है, एक रिंग के रूप में होता है। उसके बाद में क्या है कि वास्तविक जो लैंगिक जनन होता है, वास्तविक लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो इसमें नहीं मिलता है। यानी इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये होता है कि रिप्रोड्यूस, मतलब दोबारा फिर से उत्पन्न कर देना, ठीक है। तो जब भी कोई कोशिका या जब भी कोई जीव होगा, वो रिप्रोड्यूस करता है, यानी एक से दो बनने का प्रयास करता है वो। तो इसमें ट्रू नहीं होता है, सत्य नहीं होता है। और तो फिर किस तरीके से बैक्टीरिया एक से दो बनते हैं, किस तरीके से बैक्टीरिया जनन करते हैं? तो ये एक तरीके से विखंडन यानी फिजन, जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो क्या करते हैं? वो बाइनरी फिजन करते हैं, विखंडन करते हैं। तो फिजन की प्रोसेस से वो अपने आप को विखंडित करते हैं, एक से दो, दो से चार, इस तरीके से बनाते रहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में कि जीवाणुओं के सामान्य लक्षण लिखिए, तो आप लोग इसमें से कोई 3-4 पॉइंट लिख के आएंगे, आपको अच्छे अंक जरूर मिलेंगे। हमने यहाँ पे 9 पॉइंट समझे हैं विस्तार से। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और उसके ऊपर फिर एक नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर अवश्य किया जाएगा, चाहे मैथमेटिक्स का वो लेक्चर हो या साइंस का या इंग्लिश का, किसी भी विषय का हो, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं जीवाणु की प्रकृति तथा आवास, हैबिट एंड हैबिटाट। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो जीवाणु जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, यानी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी वो हर जगह हो सकते हैं। ऐसी कोई स्थान नहीं जहाँ पे जीवाणु ना हो। और वो अलग अलग प्रकार के जीवाणु होते हैं, यानी ऐसे जीवाणु जो विषम परिस्थितियों में रहते हैं। यानी जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर कोई जीवाणु किसी चीज में है, मान लीजिए पानी में कोई बैक्टीरिया है, और वैसे भी पानी में बैक्टीरिया होते हैं, और अगर वो जल में बैक्टीरिया है, अगर हमने उस जल को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया, गर्म कर दिया, खौला दिया, तो वो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, टाइप्स के प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो विषम परिस्थितियों में मरते नहीं है। यानी अगर हम पानी को खौला दें तब भी वो नहीं मरते हैं।
कुछ विशेष स्थिति की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए बर्फ है, आइस है, अगर आइस में क्या कोई बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बर्फ में भी, आइस में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें उनकी हैबिट के बारे में, उनके हैबिटाट के बारे में कि उनकी प्रकृति कैसी होती है, आवास कैसा होता है, तो जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। ये जल, थल, हवा, धूल, मनुष्य व जंतुओं के शरीर में उपस्थित हो सकते हैं, बर्फ से ढके स्थानों में तथा उष्ण स्रोतों में। इसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स, यानी जो सोते होते हैं जहां से गर्म गर्म पानी निकलता है अंदर से है, तो उष्ण स्रोतों में ये पाए जा सकते हैं। उसके बाद में यह दूध में, सब्जियों में और पौधों की जड़ों वाली मिट्टी में। जैसे हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ऐसे पौधे की जड़ों में वो बैक्टीरिया वास करते हैं, रहते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिलहाल वो बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं। उसके बाद में ये ऐसे बैक्टीरिया प्रमुखता से पाए जाते हैं इन सभी स्थानों पर। तो अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया की जो साइज है, माप है, वो कितनी हो सकती है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे, अगर हम जीवाणुओं को स्टडी करेंगे तो किससे करेंगे? माइक्रोस्कोप की मदद से उनको हम देखेंगे, यानी सूक्ष्मदर्शी की मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से बैक्टीरिया को हम देख पाएंगे। तो बैक्टीरिया की साइज भी होती है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो माप है, उसकी इकाई क्या है, उसकी यूनिट क्या है, तो हम उसको माइक्रोन में मेजर करते हैं, माइक्रोन में उसको हम मापते हैं। तो औसतन अगर हम बात करें कि ऑन एवरेज औसतन बैक्टीरिया जो होते हैं 0.5 से 1 माइक्रोन इंटू 2.0 से 5.0 माइक्रोन तक के होते हैं। और यहाँ पे एक खास बात यह है, वो ये है कि बेगियाटोआ मिराबिलिस, जो बेगियाटोआ मिराबिलिस एक बैक्टीरिया होता है, ये सबसे बड़ा जीवाणु होता है। इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 15 से 20 माइक्रोन तथा लंबाई इसकी कुछ सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो ये कुछ विशेष पॉइंट है आप लोगों के लिए। खासकर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि जीवाणु की प्रकृति तथा आवास के बारे में आप लिखिए, तो आप अगर इन पॉइंट्स को लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स, अंक अच्छे मिलेंगे। तो इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ तक हमने कुछ विशेष पॉइंट्स को कवर कर लिया है, और इसके बाद में जो वीडियोस आने वाले हैं उनमें हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया लाभदायक होते हैं हमारे लिए, हानिकारक होते हैं। तो वो कौन कौन से लाभ हैं जो बैक्टीरिया से हमें मिलते हैं। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं, कि किस तरीके से हमारी बॉडी में वो डिजीज, बीमारियां उत्पन्न करते हैं। और उसको लेकर के फिर हम बात करेंगे आगे फंजाई के बारे में, कवक, कि बैक्टीरिया में और कवक में अंतर क्या होता है, कौन कौन से प्रमुख अंतर होते हैं। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर को हम आने वाले 2-3 वीडियोस में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और आई होप कि अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में बताएं, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएं। तो आज के वीडियो में यहीं तक था, मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे पार्ट 4 में, कुछ और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।